ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज का चैप्टर जो है वो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। ओके, या तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ऐसा आप कह सकते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स ऐसा भी आप कह सकते हैं। हमें यहाँ पे सॉलिड मटेरियल का बिहेवियर जो है वो समझना है, और उसको समझने के लिए यहाँ पे उसकी बेसिक प्रॉपर्टी कि अगर मान लो हम ऐसा कहते हैं कि अगर मैंने एल्यूमिनियम लिया और रबर लिया, दोनों में से किसको हम खींचेंगे और वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, मतलब इलास्टिसिटी किसका ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का या रबर का? रबर। रबर का। हम सबको ये लगता है रबर, पर आंसर है एल्यूमिनियम। ओके, ताकि हमने इलास्टिसिटी वर्ड को ही अभी नहीं समझा होता है। हमारे दिमाग में होता है इलास्टिक, रबर बैंड। ओके, तो एक्चुअल में रबर बैंड जो है उसको आप एक बार जो पोजीशन उसे एक बार अगर आप खींच के छोड़ दो ना, तो हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। पर वो रबर है या तो जो भी ऐसे प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स है जिसको आप एक बार खींच दो तो कभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन जो है वो बन ही जाता है। पर मेटल है उसके अंदर, जैसे शायद आपने सुना हो तो कि समर में रेलवे ट्रैक्स जो है उसके बीच का जो गैप ना वो कम हो जाता है, या तो ऐसा रीज़न शायद आपने पढ़ा हो कि रेलवे ट्रैक जो होते हैं ना उसके बीच में थोड़ा सा हल्का सा गैप रखा जाता है। क्यों गैप रखा जाता है? ताकि वहाँ पे ड्यूरिंग समर डेज अगर मान लो उसका एक्सपेंशन भी हो तो वो रेलवे ट्रैक इजीली वहाँ पे रहे। ओके, तो उसी बात को लेकर यहाँ पे हमें समझना है मटेरियल का प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं इलास्टिसिटी। तो आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक हो तो वो भी देखिएगा। यहाँ पे मैं एक जस्ट रेफरेंस के लिए देख रहा हूँ। ये थोड़ा सा ओल्ड कॉपी है, तो आप लोगों के पास नया वाला कॉपी हो तो हाँ, मतलब ओल्ड मतलब कंटेंट सब कुछ है पर थोड़ा आगे पीछे है। ओके, तो नया वाला हो तो उसमें थोड़ा देखिएगा, शायद हो सकता है यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स ज़्यादा हो। ओके, तो ये जो है उसके अंदर यहाँ पे बताया गया है इलास्टिसिटी। तो अभी जो मैं पूछ रहा था ना इसकी मैं बात कर रहा था, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? तो इलास्टिसिटी का मतलब बेसिकली ये लिया जाता है कि अगर आप किसी में डिफॉर्मिंग फोर्स दो तो अपना ओरिजिनल शेप साइज जो है वो फिर से रिगेन करें। ओके, so by virtue of which it tends to regain its original size and shape when the applied force is removed as known as elasticity। तो अगर हम ऐसा करते हैं और वो अपनी ओरिजिनल मतलब हमने खींचा और उसके बाद छोड़ दिया तो वापस जैसा है वैसे का वैसा हो जाए। हमें ज़रूर ऐसा लगता है रबर बैंड सर खींच कर छोड़ दो तो जैसा है वैसे का वैसा हो जाता है, पर कोई रबर जो आपका मतलब इरेजर या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ले लो जिसको आप थोड़ा खींच कर छोड़ देते हो तो हमें ऐसा लगता है कि ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, पर उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे गैप जो है वो बढ़ जाता है और उसमें डिफॉर्मेशन बन जाता है। पर जो मटेरियल्स, जो सॉलिड्स वगैरह हम देखते हैं, मेटल्स वगैरह देखते हैं, तो उसमें ऐसा होता है। शायद आपने ऐसा भी एक एक्सपेरिमेंट आता था बहुत छोटे स्टैंडर्ड में, बहुत बेसिक टाइप का था कि मान लो ऐसा एक स्टैंड हो, यहाँ पे एक रिंग रखा हो और उतनी ही डायामीटर वाला हम एक स्फीयर ले लें, या तो उससे थोड़ा सा हल्का सा डायमीटर वाला एक स्फीयर ले ले जो पहले इसमें से पास हो सकता है। अब इसको हीट दिया जाए, बहुत ज़्यादा हीट दिया जाए, तो इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है और उसके बाद जब आप इसमें से पास करते हो तो ये स्फीयर इस रिंग में से पास नहीं होता है। क्यों, क्या हुआ? तो कि ड्यू टू हीट ये स्फीयर का एक्सपांशन हो गया। शायद आपने पढ़ा हो तो
वैसे ही उसके बाद फिर से आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आओ तो फिर से ठंडा हो जाएगा, तो फिर से ये कंप्रेशन हो जाएगा, कंप्रेशन होने से फिर से ये जैसा है वैसे का वैसा हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि ये सॉलिड्स वगैरह जो है उसको आप ऐसा समझिए कि जैसे ये एटम टू एटम के बीच में एक स्प्रिंग जैसा मैकेनिज्म हो, ऐसा हमें लगता है। जैसे स्प्रिंग के साथ जुड़े हुए कोई ऑब्जेक्ट को आप कंप्रेस करो और ओरिजिनल पोजीशन में छोड़ने के बाद ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, ऐसा जैसे होता है स्प्रिंग में, वैसा हम सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हैं कि सॉलिड्स में भी ऐसा हो सकता है। तो वो यहाँ पे सिर्फ बताने का, समझाने का ट्राई किया हुआ है। ओके, यहाँ पे नोट्स के साथ भी मैं आपको बता दूँ, हाँ, कि उसमें हमें क्या क्या बेसिक एफर्ट्स जो है वो डालने हैं। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो टेक्स्ट बुक आपके पास हो तो उसके साथ भी पैरेलल देखिएगा, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स जो है वहाँ पे एक ऐसा बेसिक साइड है जो अभी मैंने कहा ना, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि देख लीजिए, मान लीजिए कि ये एक स्प्रिंग बॉल मॉडल फॉर द इलास्ट्रेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। ये एक ऐसा इमेजिनेशन है कि मान लीजिए ये सभी आइटम्स होते हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं। आप उसको कंप्रेस करते, वापस एज इट इज आ जाता, आप उसको स्ट्रेच करके छोड़ देते तो जैसा है वैसे का वैसा हो जाता। तो सॉलिड्स में भी ऐसा ही होता है, हीट देते हो तो एक्सपेंशन होता है, नॉर्मल हो जाए तो वापस जैसे था वैसे का वैसा हो जाता है। तो जनरली जो सॉलिड्स होते हैं उसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस इस तरह से होते हैं कि एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन, मतलब आप उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स दो और उसको हटा दो तो वापस उतना शेप एक्वायर कर लेते हैं। दैट्स द फर्स्ट बेसिक स्टेप ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद यहाँ पे आता है मेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन और स्ट्रेस का बहुत गहरा यहाँ पे रिलेशन हमें समझना है। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं या फिर छोटा सा आइडिया लेते हैं कि जब भी हम ऐसा कहते हैं स्ट्रेस देना, तो स्ट्रेस देना उसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि कोई भी मटेरियल में हम फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर टू एरिया लगा रहे हैं। तो उसके लिए मान लो हमने यहाँ पे एक सिलेंडर लिया, तो हमने सिलेंडर को ऐसे खींचा। ओके, इमेजिन करना है। तो जैसे इस सॉलिड्स को मैंने इस डायरेक्शंस में खींचा, उसका एक्सपेंशन करने का ट्राई किया, तो ये जो लेंथ है ना एल, वो बढ़ के एल प्लस डेल्टा एल, यानी लेंथ में कुछ चेंज हो जाएगा, मतलब लेंथ बढ़ेगा। बट इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जैसे ये बड़ा होगा ना, वॉल्यूम रिमेन्स एज इट इज, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसा कहेंगे कि हमने उसको जो स्ट्रेस दिया उस वजह से उसका लेंथ बढ़ा, बट द क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेस। अगर मान लो मैं उल्टा फोर्स दूं तो क्या होगा? लेंथ कम होगा और क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। तो कौन सी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहेगी? मास। मास तो है ही, डायमेंशंस वाइज। एरिया into length, that is known as volume। मतलब हम यहाँ पे फोर्स देकर लेंथ बढ़ा रहे हैं या तो फोर्स देकर लेंथ कम कर रहे हैं, बट वी जस्ट ट्राई कि हम उसका वॉल्यूम जो है वो हम फिक्स रखें। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट टाइप
कि जहाँ पे लेंथ बढ़ाने से जो स्ट्रेस देते थे उसको कहा जाता है टेंसाइल स्ट्रेस, और लेंथ कम करने से मतलब हमने उसको कंप्रेस किया, इसलिए उसका नाम दिया जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। और स्ट्रेन का मतलब होता है जो चेंज हुआ लेंथ के अंदर ड्यू टू टेंसाइल या तो कंप्रेसिव, कोई भी ले लो, बट द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी क्या? तो कि स्ट्रेन इट्स वन काइंड ऑफ इफेक्ट कि हमने जो उसमें स्ट्रेस डेवलप किया या तो स्ट्रेस दिया, उसकी वजह से उसके डायमेंशंस में स्पेशली लेंथ में कैसा चेंज आया, दैट्स कॉल्ड एज ए लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, तो अब इस पूरे पार्ट को मैं एकदम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा पता है? यहाँ पे ऐसा होगा कि ये चैप्टर के दो मेन पार्ट है, एक है स्ट्रेस, एक है स्ट्रेन। स्ट्रेन यहाँ तीन टाइप को लेकर आएगा, एक लेंथ को लेकर, एक वॉल्यूम को लेकर और एक शेप को लेकर। स्ट्रेन भी आएगा लेंथ, वॉल्यूम, शेप को लेकर। वैसे यहाँ पे स्ट्रेस जो है उसको आप सिग्मा जैसे सिंबल से और स्ट्रेन को एप्सिलॉन जैसे सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। लेंथ को लेकर जो स्ट्रेस या स्ट्रेन होगा उसका नाम दिया जाएगा लॉन्जिट्यूडिनल। लेंथ के लिए लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। उसमें दो टाइप बने, एक खींचा तो टेंसाइल, कंप्रेस किया तो कंप्रेसिव, बट जनरली इट्स कॉल्ड एज ए लॉन्जिट्यूडिनल। तो इसमें भी वही आएगा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या तो इसको कहेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज अ वन काइंड वी कैन से इट इज ए प्रेशर। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस और प्रेशर एक जैसे हुए, पर फिर भी डिफरेंस है। लॉन्जिट्यूडिनल जब हम कहते हैं तब हम सिर्फ उसकी लेंथ में इंक्रीज या तो डिक्रीज होता है ऐसा ही नोटिस करते हैं, वहां पे सिर्फ उसकी लेंथ का चेंज होता है। बट व्हेन यू आर डीलिंग विद द प्रेशर तो वहां पे उसका वॉल्यूम चेंज होता है। मतलब जब हम प्रेशर लगाते हैं तो हर एक डायरेक्शन से उसके ऊपर फोर्स है वो लगाया जाता है, जिस वजह से उसका वॉल्यूम चेंज होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ए हाइड्रोलिक स्ट्रेस और इट्स कॉल्ड एज ए प्रेशर। इसी तरह से यहाँ पे कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या तो हाइड्रोलिक स्ट्रेन, पर वहाँ पे आएगा वॉल्यूम का चेंज। तो इसको अगर मैं कहूँ तो ई एल डेल्टा एल अपॉन एल ऐसा मैं कहूँगा। वॉल्यूम स्ट्रेन ई वी डेल्टा वी अपॉन वी कहूँगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब शेप थोड़ा अलग वाला है इसलिए इसका नाम भी थोड़ा अलग होता है। इसको कहा जाता है shearing स्ट्रेस या तो टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो शेप में भी वही shearing स्ट्रेन ऐसा कहेंगे, तो इसका सिंबल में ई एस ऐसा कह देता हूं। तो इसको समझते कि यार ये होता क्या है, कैसे होता है, इसको टेंजेंशियल क्यों कहा। तो इसके लिए आपको इमेजिन करना है कभी आपने बाहर वो चनाचूर गरम खाया हो, या तो कभी वो बाहर मिलने वाला वो बॉम्बे भेलपुरी वाला होता है ना, आपको भेल वहां पे अगर आपने खाया हो तो आपको पता है वो बॉम्बे भेलपुरी वाला जो वो भेल आपको कैसे देता है, प्लेट में देता है। सर वो पेपर को उससे रोल करके। हाँ, पेपर को रोल करेगा तो सिलेंडर नहीं बन जाएगा, तो नीचे नहीं गिरेगा। नहीं मतलब वो कौन कोन जैसा जैसा आता है। वो कौन कैसे बनाता है, एनी आइडिया, एनी गैसेस?
सर मतलब पेपर के मतलब कॉर्नर के एक पॉइंट को पकड़ के रोल करता है वो। हाँ, अगर मान लो आपने पेपर को ऐसे रोल करते हुए सिलेंडर बना दिया, और उसी सिलेंडर से भी कौन बनाना हो तो पता है कैसे बना सकते हैं? तो वो सर एक साइड का जो एज है उसे खींचोगे तो हो जाएगा और टाइट पकड़ना पड़ेगा। सिलेंडर के कॉन्टेक्स्ट में वो उसका टेंजेंट बनता है। अगर आपने पेपर से रोल करते हुए सिलेंडर बनाया और एक एज को आप ऐसे खींचते जाओ, तो ये जो आप कर रहे हो वो क्या करते हो, आप उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, और जिस वजह से उसका शेप जो है वो सिलेंडर था, उसमें से वो कौन शेप बन जाएगा। ओके, तो उसको कहा जाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेस। क्लियर? तो वो एक यहाँ पे बहुत काम का पॉइंट बनता है। अगर हम शेप के लिए मतलब शीयरिंग स्ट्रेन के लिए बात करें, तो वहाँ पे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अभी अगर आपने कोई ऐसा बॉक्स लिया हो और बॉक्स के ऊपर आपने ऐसे फोर्स लगाया हो, तो ऐसे और ऐसे अगर आपने फोर्स लगाया, नीचे का बेस एज इट इज रहा, जस्ट इमेजिन करिए कि आपने ऐसे फोर्स लगाया, तो क्या होगा पता है, ये बॉक्स थोड़ा सा बैंड होके जाएगा। ओके, दैट्स मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर ऑब्जर्व किया है तो पता चलेगा। यहाँ पे थीटा बनेगा, ये कोई डिस्टेंस हो जाएगा x, ये है उसका हाइट h, तो इसको x बाय h या तो tan थीटा x बाय h ऐसा भी कहा जा सकता है। ओके, मतलब क्या, तो कि यहाँ पे उसके शेप में चेंज आया, तो चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल हाइट जो था ना उसको लेकर। तो ये तो सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमें जस्ट आइडिया आए कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। 3 टाइप के स्ट्रेस, 3 टाइप के स्ट्रेन। इसके बाद आता है इन तीनों का रेशियो। कैसे? लेंथ वाले स्ट्रेस का लेंथ वाले स्ट्रेन के साथ रेशियो, अल्टीमेटली स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो। 3 स्ट्रेस 3 स्ट्रेन, तो रेशियो भी होंगे 3। बल्क स्ट्रेस स्ट्रेन सॉरी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, उसको कहेंगे यंग मॉड्यूलस। वॉल्यूम के लिए कहेंगे बल्क मॉड्यूलस, और शेप के लिए कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाम है उसके भाई। हाँ, यहाँ पे नाम थोड़े अजीब अजीब होते हैं, ताकि फिजिक्स है तो ये तो थोड़ा मज़ा रहता है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब इतना पता होता है तो हम यहाँ पे कुछ बातें जो है उसको आगे समझ सकते हैं। तो आज मैं आपको नोट्स जो है उसकी डिजिटल कॉपी मतलब सॉफ्ट कॉपी जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और फिजिकल कॉपी है वो भी आई थिंक विद इन दिस वीक अवेलेबल हो, उसकी मैं ट्राई करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पे नोट्स के लिए मैं बता दूँ आपको क्या क्या करना है। 1 सेकेंड। यस, चलो तो यहाँ पे देखना है नोट्स में कैसे हम समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मतलब जो इलास्टिसिटी है या तो जो बेसिक इनिशियल पोर्शन है उसको अभी हमने यहाँ पे नहीं लिया हुआ है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिया है टर्म स्ट्रेस, यूनिट्स, डायमेंशंस, तो हमने डिस्कस कर लिया। स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट्स, डायमेंशन फॉर्मूला क्या क्या होते हैं। उसके टाइप में होता है टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस, टेंजेंशियल और शीयरिंग स्ट्रेस। वैसे टेंसाइल और कंप्रेशनल किसके टाइप है? टेंसाइल हो चाहे कंप्रेशनल हो, इन दोनों में चेंज किसका होता है? लेंथ का।
टेंसाइल यानी लेंथ इंक्रीजेस, कंप्रेशनल यानी लेंथ डिक्रीजेस, ठीक है. Hydrostatic, that is about a volume. Okay, it's also like a pressure. And then after last one, okay, जिसको हम कहते हैं tangential या तो shearing stress. When a deforming force acts tangentially to the surface of a body, it produces a change in the shape of the body. तो shape, volume और ये दोनों length वाला, सिंपल सी बात. तो इसके जो लाइनिंग है, जो वर्ड्स है वो याद रखने का, पर बेसिक आइडिया है वो अपने को आना चाहिए. एक बार ही लिखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार भी अगर आप लिख दो ना तो पता चल जाएगा. सेकेंड पॉइंट, दैट्स अबाउट स्ट्रेन. अल्टीमेटली इसको आप ऐसे समझिए, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. लेंथ का हो तो लॉन्जिट्यूडनल, वॉल्यूम वाला हो तो वॉल्यूमेट्रिक, शेप वाला हो तो शीयरिंग. तो देखो, हाँ वैसे यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज़ है. शीयरिंग स्ट्रेन या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन या कोई भी स्ट्रेन हो, चेंज इन डायमेंशन, तो डायमेंशंस यहाँ पे ऊपर नीचे सेम ही है, तो इसका यूनिट क्या बनेगा? यूनिटलेस. That is a ratio, so that any dimensions produced in body to the original dimensions is called the strain. तो ये एक टाइप का रेशियो है, इसलिए इट हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशंस. लॉन्जिट्यूडनल एल एल याद रखने का, लेंथ वाला. वॉल्यूमेट्रिक डेल्टा वी बाई वी, वॉल्यूम आ गया. देन आफ्टर शीयर स्ट्रेन, तो शीयर स्ट्रेन के लिए यहाँ पे tan थीटा बताया हुआ है. तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरह से बताया है कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स. तो देखिए इसके लिए मैंने ऐसा फिगर जो आपको बताया था ना, उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे ये थीटा आता, तो ये जो डिस्टेंस है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, पहले ये यहाँ पे था, तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स यानी ये जो पैरेलल लाइंस है उसके बीच का डिस्टेंस, ऐसा भी आप कह सकते हैं. इट इज़ अगेन फॉर अंडरस्टैंडिंग. अब यहाँ से थोड़ी सी बात आगे बढ़ेगी, वो ये, वैसे क्वेश्चन देखो आप, ये थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन भी छोटा है. ओके, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे आएंगे, बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, पर इस चैप्टर में से ज़्यादातर कुछ पूछा नहीं जाता है. छोटे छोटे पॉइंट, छोटी छोटी बातें होती है, बस समझने पे फोकस करना है. तो इलास्टिक लिमिट्स, इफ अ स्मॉल लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वायर, इट्स लेंथ इंक्रीजेस. But if a sufficiently large force is suspended from the, when the load is removed, the wire regains its original length. तो जैसे मैंने कहा था ना वो इलास्टिसिटी वाला, कि आप मास लगाओ लेंथ बढ़ेगा, मास हटाओ तो लेंथ जैसा है वैसे का वैसा हो जाना चाहिए. अगर ऐसा हो गया तो उसमें इलास्टिसिटी अच्छी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसमें इलास्टिसिटी अच्छी नहीं है. So the maximum stress within which the body regains its original size and shape after the removal of deforming force, it's called as the elastic limit. मतलब क्या? तो कि कोई वायर में या तो हमने ऐसा फोर्स लगाया जिस वजह से उसका शेप साइज चेंज हुआ, हटा दिया, वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गया. ऐसा करते 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 मैक्सिमम ऐसा फोर्स, मैक्सिमम लोड आपने लगा दिया कि अब इससे ज़्यादा फोर्स लगाया तो अब ये वापस नहीं, मतलब वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा. ओके, तो वो जो एक्सट्रीम वाला जो होता है ना, उसको यहाँ पे कहा गया है इलास्टिक लिमिट, कि इससे ज़्यादा जो है वो ये नहीं हो सकता है. तो दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम स्ट्रेस within the body regains its original size and shape. That's called as elastic limit. Then after Hooke's law, शायद ये आपने कहीं सुना हो नाम.
ओके, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो हुक्स लॉ ने बहुत सिंपल सी बात बताई कि अगर मान लो एक स्प्रिंग जैसा कोई ऑब्जेक्ट होता, स्प्रिंग का एक्सपेंशन कितना होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो कॉमन सा आंसर है कि हमने स्प्रिंग के नीचे मास कितना लगाया है। उसको दूसरे वे में आप ऐसा कह सकते हैं, स्प्रिंग के नीचे जितना मास हम लगाएंगे इतना उसका एक्सपेंशन होगा। हम बातों को जितना खींचेंगे उतना उसमें स्ट्रेन बढ़ेगा और उन्हीं बातों की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस भी तो बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ओके, तो यहाँ पे जो हम महसूस करते हैं ये जो चलता रहता है, ओके, तो स्ट्रेस वो हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी बार महसूस करते रहते हैं। ओके, कभी बार हमें पता भी नहीं होता कि ये स्ट्रेस है, फिर भी हम महसूस करते हैं। और वो स्ट्रेस होता किस वजह से है? तो कि कोई ना कोई बातों को हम खींचते रहते हैं। सो दैट गिव्स अ चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब एक्चुअल बात कुछ है ही नहीं, पर हम उस बात को खींचते गए, उस वजह से स्ट्रेस डेवलप होता जाता है। सो हियर दैट मेंशन दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और इसी वजह से स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को कहा जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसके हिसाब से कोई बताएगा इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा? थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है भाई। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा? यूनिटलेस। नो। अच्छा, ये मिला कैसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? रेशियो बोला ना आपने। इसका रेशियो है ये। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। हाँ, तो ये रेशियो एग्जैक्टली किसका हुआ? स्ट्रेस और स्ट्रेन। ओके, उसमें क्या और दोनों ही कांस्टेंट। डायमेंशन, क्या दोनों ही डायमेंशनलेस है? क्या नो। दोनों? हाँ, नो। तो यहाँ पे किसका यूनिट है और किसका यूनिट नहीं है? जिसका है उसका यूनिट क्या है? स्ट्रेस का है ml-1t-2। यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट? हाँ। हाँ, और स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस है। तो जो यूनिट स्ट्रेस का है वही यूनिट यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी है। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, बरोबर है, पर ये कांस्टेंट जैसे नहीं था F इक्वल टू कैपिटल G, उस कैपिटल G कांस्टेंट था ना, तो उसका भी तो यूनिट था ना। तो यहाँ पे भी ये कोई कांस्टेंट है, स्ट्रेस स्ट्रेन के रेशियो से मिला, पर यहाँ पे ये जो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उसका यूनिट स्ट्रेस के यूनिट के जितना होता है। ओके, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ऑफ कोर्स, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि आप शायद आपने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस आपने पढ़े होंगे। किसको मेटल कहते हैं, किसको नॉन मेटल कहते हैं। मेटल को अगर आप स्ट्रेच करो तो उसमें से वायर्स बन सकते हैं, नॉन मेटल्स में ऐसा हो सकता है? नो। नो सर। नहीं। हाँ, तो ऐसे एग्जाम्पल शायद आपने ऐसे डिफरेंसेस पढ़े होंगे, हाँ, मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ा हो तो यहाँ पे हर एक मटेरियल अलग अलग तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे बताया कि उसका वैल्यू जो है वो मटेरियल के ऊपर वेरी करता है। ऑफ कोर्स, बहुत सिंपल सी बात है। उसको लेकर जस्ट समझने के लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो उस एक्सपेरिमेंट के लिए एक फिगर दी गई है और उसी ऊपर वाली फिगर भी आप ले सकते हैं, जो हमें समझाता है कि कितना एक्सटेंशन होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू कितना लोड अप्लाइड करेंगे। तो कितनी कॉमन सी बात है, ये ऊपर वाला फिगर भी आप रेफरेंस के लिए ले लो ना तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल
0 0 पे होता, मतलब कुछ नहीं तो 0 स्केल पे है। मैंने यहाँ पे 5 ग्राम 10 ग्राम डाला तो उसके हिसाब से मान लो थोड़ा नीचे आया। 20 ग्राम डालूंगा तो और नीचे आएगा। और नीचे आएगा। 100 ग्राम डाल दिया तो और नीचे आएगा। और नीचे आएगा। कॉमन सेंस की बात है ना। तो जितना आप लोड डालेंगे उतना उसका एक्सपेंशन होगा। कितनी सिंपल सी बात है। अब मान लो धीरे धीरे करते करते मैंने एक मास हटा लिया, देन व्हाट विल हैपन? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। मास कम करता गया, लेंथ क्या होता गया? डिक्रीज। मास इंक्रीज करूंगा तो लेंथ क्या होगा? इंक्रीज। मास इंक्रीज करूंगा तो लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा? वो भी तो बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये बनी कि स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना होगा वो डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे लोड कितना लगाते हैं। सिंपल सी बात। एंड दिस वेरीफाइज हुक्स लॉ। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हम सिंपल से तरीके से यहाँ पे उसको बता सकते हैं। तो अब इट शोज ए स्ट्रेट लाइन। जैसे अभी आपने कहा था ना, मान लो मैं ऐसा कहता कि 5 ग्राम डाला, वो एक जो था ना, एक लाइन, एक डिवीजन बढ़ा। अगर मैं वहां पे 10 ग्राम डालूंगा तो कितना डिवीजन बढ़ेगा? 2। ओके। 20 ग्राम डालूंगा तो 4। 50 ग्राम डालूंगा तो हर 5 ग्राम में एक डिवीजन बढ़ रहा है, तो 50 ग्राम में 10 डिवीजन बढ़ जाएंगे। तो ये क्या समझाता है? तो कि कितनी सिंपल सी बात समझाता है कि जितना लोड लगाते गए उतना एक्सटेंशन होता जाएगा, बिकॉज वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ऐसा तो है नहीं 10 ग्राम डाला तो स्प्रिंग अलग था, 50 ग्राम डाला तो स्प्रिंग चेंज हो गया, अपने आप में वायर बन गया। ऐसा तो होगा नहीं। स्प्रिंग तो स्प्रिंग ही रहेगा भाई। अंडरस्टैंड? तो अब आता है मॉड्यूलर इलास्टिसिटी। तो अल्टीमेटली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट्स अ रेशियो, इट्स कॉल्ड एज मॉड्यूलर इलास्टिसिटी, जो मैंने पूछ लिया यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो स्ट्रेस का और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का ही यूनिट बनेगा। अब यहाँ पे जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन के 3 टाइप, तो देखो यहाँ पे भी 3 टाइप। यंग्स मॉड्यूलस, वैसे यंग साइंटिस्ट का नाम था, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, यहाँ पे मैं एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ, ये थोड़ा सा बुक से अलग रहेगा। ओके, कोई कोई बुक में बल्क मॉड्यूलस को के कहा हुआ है, पर बल्क मॉड्यूलस को हम बी कहेंगे। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ पे मैं ये चेंज करवाता रहूँगा। तो यंग मॉड्यूलस यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखिए फोकस किसके ऊपर करना है, तो क्या लेंथ आया। बल्क मॉड्यूलस यानी कौन आया? वॉल्यूम आया। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या तो शियर मॉड्यूलस में किसकी बात होगी? शेप। तो क्या 3 चीजें, लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप। लेंथ के लिए स्ट्रेस, तो क्या नाम? लेंथ के लिए स्ट्रेस तो क्या नाम? हेलो? लेंथ को ले टेंसाइल स्ट्रेस। या तो कंप्रेसिव, बट जनरल सेंस में कह सकते हो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। उसको लिए स्ट्रेन यानी कौन? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहला यंग मॉड्यूलस ही लेना चाहूँ, तो देखो यंग मॉड्यूलस का अपना फॉर्मूला क्या बन गया? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो। स्ट्रेस मतलब क्या? तो कि फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन मतलब क्या? तो कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे एक रॉड या वायर ऐसा कुछ था, नीचे मैंने मास सस्पेंडेड किया, यानी यहाँ पे वेट फोर्स लगा। तो यंग मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू लेंथ एंड एरिया इनटू चेंज इन लेंथ, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब जो फोर्स लगाया वो मैं कहता हूँ वेट फोर्स है। तो वेट फोर्स mg इंटू लेंथ l हो गया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका फॉर्मूला हमने बना दिया पाई r स्क्वायर
इंटू डेल्टा एल। तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला बन जाता है mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। आई बात समझ में? अब कोई पूछे ना कि इसके हिसाब से इसका यूनिट, तो भी क्या होगा, इसका यूनिट पता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? अभी किसी के भी हिसाब से लो है तो अल्टीमेटली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही, लेंथ लेंथ तो कैंसिल ही हो जाएगा, mg वेट फोर्स ही देगा, पाई का कुछ नहीं होता है, रेडियस का स्क्वायर यानी अल्टीमेटली मीटर्स का स्क्वायर। ओके, तो थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो आपको सब कुछ लर्न करने में आसानी रहेगी। पॉसिबल हो तो आज के आज लिख दो, तो ये प्रिपेयर भी आपका जल्दी हो जाएगा। हाँ, वैसे मैं आपको भेजूंगा तभी आप लिखेंगे, पर मैं भेज दूंगा जल्दी। सो यू कैन सी दैट एफ एल अपन पाई आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पे टी नहीं है भाई, हाँ यहाँ पे उसको एल ही समझना है। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे एक लाइन बढ़ाने के लिए लिखा है, पर आपको समझ लेना है कि चाहे कोई भी स्ट्रेस हो, लॉन्जिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक या शीयरिंग, कोई भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, चाहे यंग, चाहे बल्क, चाहे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, सब का यूनिट एक जैसा ही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो पास्कल, सीजीएस में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, m1 l-1 t-2। पर हर क्वेश्चन बल्क मॉड्यूलस आएगा तो वहां पे भी कहेंगे यूनिट ये, डायमेंशन फॉर्मूला ये। ओके, हर एक स्ट्रेस में भी कहेंगे, पर वहां पे हर वक्त नहीं याद रखना है, आप उसको जनरल वे में भी याद रख सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। क्लियर एवरीवन? हेलो? यस सर। यस हाँ, सर। पता चल रहा है ना? यस सर। ओके, अब देखो ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, ये वाला जो ग्राफ है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए भी क्या करना चाहिए, जनरली आई सजेस्ट कि आप ग्राफ को समझ लो। वैसे ये क्वेश्चन अगर मान लो 3 मार्क में पूछा जाता है तो ग्राफ ड्रॉ करने का ही 1 मार्क होता है। ग्राफ में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है और 4-5 तो ग्राफ के अंदर ही नाम लिखे हैं। हर एक के लिए आप एक लाइन लिखो ना, तो 3 मार्क तो आपको आराम से मिल जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, ग्राफ किसका है। Explain what happened when the load on a metal wire suspended from a rigid support is gradually increased। मतलब एक वायर ले लिया, नीचे मैंने मास लगा दिया, धीरे धीरे मैं मास बढ़ा रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि कोई वायर हो, नीचे में धीरे 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 मास लगाता जाऊं तो क्या होगा? वायर मुड़ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर वायर ऐसे वर्टिकली सस्पेंडेड है और नीचे ऐसा कोई पैन जैसा रखा है जहाँ पे मैं धीरे 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 5 किलो या तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो ऐसे 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 रखता जाऊंगा, तो कोई एक मोमेंट तो आएगा कि जब वायर अपना दम तोड़ देगा और वो कोई भी एक जगह से टूट जाएगा। पर अगर मान लो मैंने एक लिमिटेड मास रखा है तो थोड़ा सा लेंथ बढ़ेगा, वो मास हटा लो तो लेंथ वहीं का वहीं हो जाएगा। बहुत बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, और होता ज़रूर है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे समझाने के लिए ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो है वो बनाया है। यहाँ पे जो जो दिया है ना, पहले उसको मैं आपको समझा देता हूँ, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको याद रखने में आसानी रहेगी। सबसे पहला पॉइंट क्या, तो कि ग्राफ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। ओके, यहाँ पे ऐसा बताया ओ से लेकर ए पॉइंट, कि ओ से लेकर ए पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस दो, स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेस कम करो, स्ट्रेन ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल लिमिट में रहेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा, थोड़ा सा स्ट्रेन क्रिएट हुआ, वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। उसके बाद बी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज ए इलास्टिक लिमिट। मतलब क्या, तो कि हमने स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा दिया
तो वो एक लिमिट आ गई, यार इससे ज़्यादा स्ट्रेस हो गया तो गड़बड़ हो सकते हैं मटेरियल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, कि इस पॉइंट से ज़्यादा का स्ट्रेस उस मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन है वो देगा। मतलब वो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है, बट वो एक एक्सट्रीम पॉइंट हो चुका है कि अब इससे ज़्यादा वाला स्ट्रेस यहाँ पे काम नहीं करेगा। ओके और सी पॉइंट जिसको कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि जहाँ पे वो परमानेंटली सेट हो गया। मतलब क्या, तो कि वो एक उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, अब वहाँ से वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ पाएगा। मान लो कि कोई एक कंपनी है जिसका मंथली, अब बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है, तो कोई महीने 1-2 लाख का या 2-3 लाख का लॉस हुआ तो कुछ दूसरे महीने 5-6 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा चलता रहता है बिजनेस के अंदर मान लो। ओके पर ये लॉस कोई महीने में 5 से 10 लाख पे पहुंच गया, थोड़ा डिफिकल्ट है उससे डबल हो गया, कोई बात नहीं सहन कर लेंगे, मतलब ये वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। पर ये लॉस अगर 15 से 20 लाख का हो, सो दैट्स कॉल्ड एज ए यील्ड पॉइंट या तो इलास्टिक लिमिट। क्यों, तो कि यार 20 लाख का लॉस, ये तो 3-4 महीने में भी मतलब प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होता है, ये लॉस थोड़ा ज़्यादा है, बट फिर भी बिजनेस है, कभी कभार ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया, पर ये एक ज़्यादा वाला प्रॉब्लम हो गया, दैट इज कॉल्ड एज ए इलास्टिक लिमिट। इससे ज़्यादा का लॉस होगा ना तो कंपनी को प्रॉब्लम हो सकता है। मान लो ये लॉस 40 लाख पे पहुंच गया, मतलब क्या, तो कि अब परमानेंट सेट, मतलब क्या, तो कि परमानेंट कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ यूनिट्स बंद करने पड़ेंगे, या तो कोई प्रोडक्ट बंद करना पड़ेगा, या तो किसी जो भी लोग हैं एम्प्लॉय है उसको आपको अलग कर देना पड़ेगा, कुछ खर्चे कम करने पड़ेंगे। क्यों, तो कि दिस इज ए परमानेंट सेट, इतना लॉस, अब इससे ज़्यादा लॉस सहन नहीं हो सकता। पर मानिए कि इसको तो हम कवर भी नहीं कर सकने वाले थे, पर धीरे धीरे लॉस बढ़ते बढ़ते 50, 60, 70 ऐसा बढ़ता जाता, मतलब उसको कहते हैं प्लास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब वो स्ट्रेस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और स्ट्रेन भी उसमें बढ़ता गया। अब इससे वापस आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं रही। पर अगर मान लो ये लॉस 1.25 करोड़ का हो, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब स्ट्रेस इतना हो जाए जहाँ पे स्ट्रेन भी 30% हो जाए, जहाँ पे इतना प्लस माइनस चलता रहता था, वहाँ से यहाँ तक तो कि वो भी चलता रहता था, तो ये जो है ना उसको कहते थे प्रोपोर्शनल लिमिट, चलता रहता है वाले। ये तो कि ये इलास्टिक लिमिट, तो कि यार इससे ज़्यादा अगर हुआ तो थोड़ी गड़बड़ बन जाएगी, फिर भी ये हुआ तो इट्स कॉल्ड एज ए परमानेंट सेट। मतलब क्या, तो जब इसको कवर अप करने में टाइम लगेगा, 2-3 लाख का लॉस होता तो हैंडल कर लेते, पर 40 लाख का लॉस हैंडल करना मुश्किल है। पर धीरे 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 ये बढ़ता गया, स्ट्रेस बढ़ता गया, स्ट्रेन बढ़ता गया, स्ट्रेस बढ़ता गया, स्ट्रेन बढ़ता गया, पर हम यहाँ पहुँच गए, मतलब ये लॉस तो कवर अप होने से ही रहा, अब वो तो कवर अप होगा ही नहीं, और अगर इतना लॉस हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम है वो टूट गया। मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, एग्जाम्पल तो मैंने सिर्फ समझाने किया है, पर काम के क्या क्या है तो के पॉइंट्स। अब देखो एक 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 को लेकर एक 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 पॉइंट्स, प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड पॉइंट, प्लास्टिक बिहेवियर। ओके अभी जो समझाया उसी बात को हम यहाँ पे बस सिर्फ समझाने का ट्राई करते हैं। तो करना क्या है आपको कि ये जो पॉइंट्स है, अगर आपने मेरा जो दिया हुआ एग्जांपल अगर अभी समझा है तो आपको पूरा क्वेश्चन लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी बता देता हूँ, ओ ए क्या है, तो कि इंडिकेटिंग दैट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू द पॉइंट ए एज पर द हुक्स लॉ।
is called the proportional limit in the region wire is perfectly elastic. मतलब डिफॉर्मेशन दो रिगेन हो जाएगा, डिफॉर्मेशन दो रिगेन हो जाएगा. बट आफ्टर पॉइंट ए द स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल. मतलब क्या, तो क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा. स्ट्रेस थोड़ा बढ़ गया तो कंपैरिजन में स्ट्रेन थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा और उसको रिगेन करना मुश्किल है पर हो जाएगा. So the portion OB of the graph is called the elastic region and it's called the elastic limit. मतलब रिगेन हो सकता है पर सेम प्रपोर्शन में नहीं, पर हो जाएगा. But beyond the B point, now it is difficult and it is called wire does not come back to its original length. Even on reducing the stress to zero, the residual strain equal to O is left on the wire. मतलब स्ट्रेस एकदम जीरो कर दो तो भी जो स्ट्रेन है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो खींचा हो चुका है वो अब रह जाएगा. आफ्टर दैट द लोड इज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट सी, देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन द स्ट्रेन और धीरे 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 ये बढ़ जाएगा. उसको कहेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और एक बढ़ते 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 एक पॉइंट आ जाएगा जिसको कहा जाएगा फ्रैक्चर पॉइंट. ओके, तो ये जो 1 to 7 क्वेश्चंस है वो आपको एक बार लिखने हैं, वो आपका होमवर्क है. ओके, तो होमवर्क के अंदर पार्ट 1 जो है उसमें से क्वेश्चन 1 to 7 आप 1 टाइम लिखेंगे. ओके, इसके साथ साथ अभी जो यहाँ पे देखा उसी को लेकर बहुत हल्के फुल्के से क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे. अब देखा जाए तो देखो 1 to 7 हो गए और यहाँ पे टोटल कुछ ये है 17 नंबर का क्वेश्चन जो लास्ट है. ओके, तो 7 3 21. ओके, तो 2 लेक्चर ज़्यादा 3 लेक्चर में तो पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा. इसके न्यूमेरिकल्स का बेनिफिट ये है कि इसमें बहुत छोटे छोटे सिंपल से है. फर्स्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला, एलोंगेशन यानी यंग मॉड्यूलस और चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला पर करेंगे तो मज़ा आएगा. सो आई इंसिस्ट कि आप ट्राई करिएगा एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड 2 को ट्राई करिएगा. ओके, और पार्ट 2 से क्वेश्चन 1 and 2 उसको 2 बार लिखिएगा पर पहले थियरी लिखने के बाद ही उसको ट्राई करिएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा. तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं.